तो किसी का 1.5 घंटे में जो है वो सर्कल पढ़ के तो ख़त्म नहीं हो सकता, ये तो बात तय है, ठीक है। पर हम स्पेसिफिकली वो क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम में मोस्ट लाइकली है और सर्कल से आते हैं। तो देयर आर सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो सर्कल के हैं और आप सबको MCQ के फॉर्मेट में 1, 2, 3 या 4 मार्क्स के फॉर्मेट में आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है मिल जाएँ आपको ये क्वेश्चंस, तो हम वो देखेंगे। तो उसको देखने से पहले हमें सर्कल चैप्टर्स के कुछ थियरम्स पता होने चाहिए कि कुछ थियरम्स है जिससे हमें आसानी हो जाए जब हम सर्कल को करेंगे, ठीक है। उसको करने से पहले हमें सर्कल के बेसिक पार्ट्स पता होने चाहिए। सर्कल कभी भी जब भी बनता है तो मिडल में एक सेंटर तो होता है, हम सबको मालूम है। सेंटर से लेके यहाँ तक की जो लाइन होती है उसे हम रेडियस कहते हैं। अगर ये जो पूरी लाइन होती है उसे हम डायमीटर कहते हैं। सर्कल अगर बाहर से एक पॉइंट से एक लाइन यहाँ से पास हो रही है तो टेंजेंट कहलाता है, ठीक है ना। सर्कल के बीच में से मतलब या सर्कल पे ऐसी लाइन पास हो जाए ये क्या होता है, कॉर्ड होता है, ठीक है ना। ये सर्कल के अंदर पास होगी। और अगर एक लाइन ऐसे पास हो रही है सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है तो क्या कहलाती है, सीकेंड कहलाती है आपकी, ठीक है ना। इस पॉइंट मतलब आप उसको बाहर लेके दो, कॉर्ड तो अंदर बनेगी, बराबर है। तो सीकेंड उसको 2 अलग अलग पॉइंट पर कट करेगी। टेंजेंट कितने पॉइंट पर कट करती है, 1 पॉइंट पर। इतनी बेसिक बात हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और एक चीज़ है जो बच्चों को मालूम होनी है सर्कल में, उसे कहते हैं आर्क या आर्क ऑफ सर्कल। आर्क माने क्या होता है या आर्क ऑफ सर्कल क्या है। आर्क ऑफ सर्कल का मतलब ये होता है सर्कल का एक हिस्सा। अगर मैंने ये सर्कल बना लिया यहाँ पर, तो सपोज़ करो मैंने A से लेके B तक का पार्ट ले लिया तो ये इसका आर्क हो गया क्योंकि एक सर्कल का हिस्सा है। अगर मैं बोलूँ ACB तो ये बड़ा वाला आर्क हो गया, AB छोटा वाला आर्क हो गया। अगर मैंने इसके अंदर एक एंगल बना दिया तो ये वाले एंगल को इंस्क्राइब्ड एंगल कहते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है ना। इतनी बात याद रहेगी। ये कौन सा एंगल होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल। बच्चे यहीं से कन्फ्यूजन शुरू होता है कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है, सेंट्रल एंगल क्या होगा। अगर कोई एंगल सेंटर पर बन रहा है तो वो कौन सा एंगल होगा, सेंट्रल एंगल होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेंटर पर एक एंगल बना रहा हूँ तो ये मेरा सेंट्रल एंगल हो गया, जैसे AOB, तो ये मेरा एक सेंट्रल एंगल कहलाएगा, एंगल कहलाए, ठीक है। इतनी बात ठीक है। अभी मैं कोई थियरम पर नहीं गया, मैंने बहुत बेसिक चीज़ चैप्टर की आपको बताई है। अब मैं इसके थियरम्स पर आता हूँ एक एक करके जो किताब में भी दिए हुए हैं, और कौन सा थियरम आ सकता है वो भी देख लेंगे, ठीक है। थियरम से पहले और कुछ बेसिक पॉइंट्स है वो भी बता देता हूँ, मुझे अभी याद आ रहा है। अगर एक सर्कल जो है और एक दूसरा सर्कल है, दोनों एक दूसरे को बाहरी टच कर रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसा फिगर दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है और दोनों बाहर से टच कर रहे हैं, तब इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ये एक टिपिकल सर्कल का क्वेश्चन है जो आता है पेपर में। सपोज करो इसका सेंटर C है और इसका सेंटर क्या है, D है। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस R1 है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस R2 है। तो डिस्टेंस बिटवीन CD क्या आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, R1 + R2। ये टिपिकल MCQ में क्वेश्चन आता है। आपने पूरा सर्कल भी चैप्टर छोड़ा है ना, ये क्वेश्चन को ना छोड़ें, प्लस ही तो करना है और ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। अगर सर्कल इस साल हमें 16 मार्क्स के लिए आ रहा है तो ये जो 1 मार्क वाला सबसे आसान क्वेश्चन है वो तो कर लें हम, ठीक है। इसके अलावा अगर 2 सर्कल जो है इंटरनली टच कर रहे हैं, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। सपोज करो इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, एक सेंटर है C, एक सेंटर है D, ये पूरा R1 है यहाँ से यहाँ तक और ये इतना क्या है, R2 है। तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R1 - R2 से इसका डिस्टेंस क्या होगा, निकलेगा। यानी 2 सर्कल अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो उनका डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। 2 सर्कल अगर एक्सटर्नली टच कर रहे तो ये। एग्ज़ाम में इसी के बेसिस पर तीसरा सवाल भी आता है। तीसरा सवाल ये होता है कि एक सर्कल का रेडियस 5 है, एक सर्कल का रेडियस 4 है, आप बताएं इनके बीच में डिस्टेंस क्या है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि टीचर ने तो क्या बोला था, इंटरनली एक्सटर्नली। तो जब इंटरनली और एक्सटर्नली मेजर ना दिया, मेंशन ना किया जाए, तब क्या करें, दोनों आंसर लिखें, 5 + 4 भी लिखें, 5 - 4 भी लिखें और लिखें साइड में ब्रैकेट में कि इंटरनली होगा तो ये आएगा, एक्सटर्नली होगा तो ये आएगा। तो 1 मार्क्स के लिए इस टाइप का ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बेसिक बातें सर्कल के बारे में। अगर हम सर्कल को देखेंगे तो टोटल इसमें कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री। कोई भी सर्कल जो होता है 360 डिग्री होता है। हम इंटरनेट पर देखते हैं, वीडियो आते हैं 360 डिग्री वाले, ऐसे गोल घूमते, बराबर है। अगर यानी कि ये पूरा सर्कल है, अगर मैं इसको आधे में बांट दूँ तो इसको क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। तो अगर ये सेमी सर्कल होगा तो 360 का आधा कितना होगा, 180। तो किसी भी सेमी सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री।
इतनी बात याद रहेगी पक्का। तो सेमी सर्कल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। अच्छा, अब एक बात, इसी सेमी सर्कल में अगर मैं कोई एंगल बना लूँ यहाँ पर, कोई भी एंगल, चाहे वो एंगल यहाँ बन जाए या उस एंगल को मैं ऐसे यहाँ बना लूँ, जो भी एंगल यहाँ बनेगा वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। अगर मैं ऐसे भी बना लूँ, यहाँ से भी बना लूँ, तो सेमी सर्कल में जब भी एंगल बनता है सरकमफ्रेंस पर, तो वो कितना होता है? 90 डिग्री। ये थियरम है, ठीक है। मैंने बेसिक्स के नाम पे कुछ थियरम जो आपको बता दिए यहाँ पर। तो जब भी सेमी सर्कल में एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एंगल मेड इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। इतनी बात याद रहेगी, ठीक है। अब इस चैप्टर का सबसे क्लासिक और सबसे यूज़ होने वाला थियरम कौन सा है वो देखते हैं। वो थियरम ये कहता है, मैं यहीं पर लिखता हूँ उसको, ठीक है, जगह इतना तो आ ही गई फ्रेम में। अगर एक सर्कल है, और सर्कल है तो रेडियस भी होगा, तो अगर एक सर्कल का रेडियस है और आपका एक टेंजेंट है, टेंजेंट सपोज करें यहाँ से, तो हमेशा टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल हमेशा कितना बनता है? 90 डिग्री। ये आपने थ्योरम शायद सुना भी होगा, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस, ठीक है ना। तो अगर रेडियस यहाँ से बन जाए और टेंजेंट कहाँ हो जाए? ऐसे बन जाए, तो भी क्या है? 90 डिग्री। रेडियस ऐसे बन जाए, टेंजेंट ऐसे बन जाए, तो भी क्या है? 90 डिग्री। ऐसे बन जाए और टेंजेंट ऐसे बन जाए, तो भी क्या है? 90 डिग्री। समझ में आया? तो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस ऑफ सर्कल। टेंजेंट is always perpendicular to the radius of circle। तो ये एक बात याद रखनी है आपको, ठीक है। हाँ, अब 2 मिनट दे रहा हूँ, उसमें से जो नोट डाउन करना है कर लो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो इसमें काफ़ी सारे थ्योरम हम पढ़ लिए ऑलरेडी। एक थ्योरम ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम ये कहता है कि अगर एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से बेसिकली 2 टेंजेंट क्या होते हैं? पास होते हैं। सपोज़ करो ये टेंजेंट है AB और ये टेंजेंट है BC, ठीक है ना। और सपोज़ करो ये सर्कल का सेंटर है O, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया OA और यहाँ से यहाँ तक OC भी क्या हो गया? एक रेडियस हो गया। थ्योरम ये कहता है कि अगर मैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो वो टेंजेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो और इसका प्रूफ एग्जाम में बड़ा ज़्यादा आता है, 5 से 6 लाइन का प्रूफ है। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये पूछा जाता है। और इसी के ऊपर सम्स भी आते हैं पेपर में। सम्स क्या आते हैं मैं बता देता हूँ, अब भी सॉल्व करके एक सम बना लेंगे खुद से और सॉल्व भी कर लेंगे। देखो यहाँ पर ये रेडियस है और ये क्या है? टेंजेंट। अभी हमने पढ़ा टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का। यहाँ पर भी 90 होगा क्योंकि ये रेडियस और ये भी क्या है? टेंजेंट। सपोज करो ये एंगल 70 डिग्री है, आपको बोलेगा कि ये वाला एंगल पता लगाओ कितना है। ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है। अब ध्यान से देखोगे तो एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है इसमें, AB BC OC OA। तो एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल प्लस करते तो कितना होता है? 360 डिग्री। 3 एंगल दिए हुए, चौथा निकल जाएगा। यानी कि अगर मुझे पता लगाना है मेजर ऑफ एंगल AOC, तो कैसे पता लगाएंगे? 360 में से क्या माइनस करेंगे? 90 90 और 70। समझ गए? हो गया। इसको माइनस कर दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, AOC मिल जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन हो सकता है? इसके अलावा वो वेरिएशन के लिए क्या कर देगा? बीच में एक लाइन बना देगा यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन। तुम जाके मॉडल पेपर में देख लो, तुमको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। ये हो जाएगा। अब वो क्या करेगा? यहाँ पे लाइन बना देगा, बोलेगा सर्कल का रेडियस यहाँ 5 है, ये 10 है, टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करो। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से निकाल लेंगे। या तो वो बोलेगा ये 5 है, ये 10 है, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। अब हाइपोटेनस का हाफ है, अगर हाइपोटेनस का हाफ है तो कौन सा थ्योरम लगेगा? 30 60 90 वाला थ्योरम लगेगा। बस एक क्वेश्चन में इतनी वैरायटी वो करके तुमको दे सकता है। अब कौन सा एंगल जो तुम्हें सर्कल हार्ड लगता है मुझे नहीं पता, आपको बस क्वेश्चन को एनालाइज करना है, बस ये हो रहा है और कुछ भी नहीं है। आपको एक सर्टेन फ्रेम में उस क्वेश्चन को देखना है। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं। तो थ्योरम ये था कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा ये तो हो गई बात इस थ्योरम की। इसके अलावा जो मेजर और थ्योरम है जो तुम्हें पता होना चाहिए कि इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या कहता है वो मैं बता देता हूँ। देखो, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ये कहता है
जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, अगर यहाँ पर सपोज करो B है, यहाँ A है, यहाँ C है, ये पूरा ये जो आर्क है मेरे पास, ये BC का आर्क है, बराबर है। अगर यहाँ एंगल 30 बनेगा तो इस एंगल के अंदर कौन सा आर्क आ रहा है? BC आर्क आ रहा है। ये इस एंगल का सपोज करो BDC आर्क आ रहा है, तो ये जो BDC आर्क होगा इसका मेजरमेंट होगा इसका डबल, यानी ये 30 है तो ये क्या होगा 60। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यही कहता है, वो ये कहता है कि अगर कोई एंगल बन रहा है एक आर्क के अंदर तो उस एंगल का डबल करोगे तो आपको आर्क का जो होगा वो मेजरमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इट्स ऑन पेज नंबर 66 बॉटम 1। द मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाई। ठीक है ना, इसमें जो भी आर्क बनेगा उसका एंगल यहाँ पर हाफ होगा, या हाफ का यहाँ पर उल्टा ऐसे कह ले तो डबल होगा। तो ये एक बात इसमें याद रखनी है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ये काफ़ी आता है एग्जाम में। हाँ, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये होने के बाद एक और एक चीज़ पढ़ते हैं, फिर शायद हम जल्दी से इसको कर पाएँ। अब प्रूफ में बहुत रेयर है कि पूछ ले, मतलब हम मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस कर रहे हैं, आने के लिए तो आ सकता है पर बहुत रेयर है कि वो आए इतना बड़ा प्रूफ। उसकी जगह टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वाला वो आसान है, वो बहुत ज़्यादा बार आता भी है। ठीक है, कह नहीं सकते पर मोस्ट अनलाइकली है ये आना। एक और एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है देखते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखो, अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और उसके अंदर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसके चारों कोने सर्कल को टच करते हैं, दिख रहा है यहाँ पर 1 2 3 और 4, अगर इसके चारों कोने सर्कल को टच करते हैं तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की और प्रॉपर्टी ये है कि इसके अपोजिट एंगल्स को प्लस करेंगे तो सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180, यानी इन दोनों को प्लस करूँगा तो 180 डिग्री होगा और इन दोनों को भी प्लस करूँगा तो कितना होगा? 180 डिग्री। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये दोनों एंगल दिए, 3 एंगल दिए, या तो बोलेगा B एंगल दिया है D निकाल दो, C एंगल दिया है A निकाल दो, तो C एंगल दिया होगा तो 180 से माइनस कर देना, A मिल जाएगा। ठीक है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो लगभग इतना आपको जानना मेरे हिसाब में ज़रूरी है। ठीक है, जो आपको पूछा जा सकता है पेपर के लिए। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है पर वो काफ़ी रेयर है जो पूछा जाए। ठीक है, हो भी सकता है आ भी जाए, पर मैं जितना करा रहा हूँ एटलीस्ट उसमें से तो पक्का है कि आपको आएगा। 5-6 मार्क्स तो आप इतना तो स्कोर कर ही पाओगे उसके अंदर से। ठीक है, हाँ, अब क्वेश्चंस पर आता हूँ ताकि आपको जो मैं क्वेश्चंस पूछूँ आपको समझ आए और बने आपके। ठीक है, मैं टेंजेंट सीकेंट थ्योरम इन सब पर नहीं गया हूँ क्योंकि लिमिटेड एटलीस्ट आप पढ़ लें उसमें से। ये आपके सेफ साइड के लिए, अगर आपको इनकेस पाइथागोरस से सिमिलरिटी से कोई क्वेश्चन ना बना तो आप सर्कल पर जंप कर सकें, ये आपके पास होना चाहिए ऐसा आइडिया। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। MCQ क्वेश्चन है पहले, सॉल्विंग वाले उसमें बहुत कम होंगे। तो क्वेश्चन है कि एंगल मेड बाय द टेंजेंट एंड द रेडियस मेड एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। टेंजेंट और उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ये MCQ नंबर 2 है। ये सर्कल है आपके पास और यहाँ से रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज़ द मेजर ऑफ सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री, ये भी हमें मालूम है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब ये सवाल है, ये ध्यान से देखते हैं। एंगल ACB इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क ACB और ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ऑफ इज एंगल ACB 65 डिग्री। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ आर्क ACB? मतलब मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, एक सर्कल है आपके पास, उस सर्कल के अंदर आपको एक एंगल दिया हुआ है ये ACB, और ACB के अंदर आपको ये वाला जो आर्क है वो 65 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल 65 है। आपको पूछा है इस आर्क की लेंथ निकालने, ACB की लेंथ निकालने कि ACB का एंगल कितना होगा। कैसे पता लगाएंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो। ऐसे मत सोचो कि सर्कल कर रहे हैं, सोचो कि सिमिलैरिटी कर रहे हैं।
कैसे निकालेंगे? अभी हमने क्या रिलेशन देखा था, यहाँ होगा तो ये वाला इतना एंगल क्या होगा, डबल होगा। 65 का डबल क्या होगा, पर 130 तो आर्क ए बी होगा, मुझे कौन सा आर्क चाहिए, ए सी बी। तो मैं इतना तो लिख सकता हूँ ना, मेजर ऑफ आर्क ए बी क्या होगा, है ना, ट्वाइस ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए सी बी होगा। रीज़न क्या आएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम होगा, ये तो मुझे मालूम है। ठीक है, तो अगर मैं लिख दूँ देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए बी क्या हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, है ना, ट्वाइस ऑफ 65 130 हो गया। बट अभी मुझे ए सी बी चाहिए, ये पूरा 360 है, इतना 130 है, तो 360 में से 130 को माइनस कर, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए सी बी क्या होगा, ए सी बी होगा 360 में से माइनस कर देंगे 130 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 230 डिग्री। हो गया सब, 1 मार्क्स का समय है, ध्यान से। ठीक है, मतलब MCQ है। अब MCQ में ऑप्शन भी देखो क्या है, तो आप गलत भी कर सकते हो। MCQ में ऑप्शन 65 का भी है, 130 का भी है, 295 का भी है और 230 का भी है। सो सबसे पहले बच्चे गलती यही करेंगे कि 130 लिखेंगे, क्योंकि आपको लगेगा ये, पर आपको पूछा गया ये, ध्यान रखो। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ट्वाइस ऑफ मेजर ऑफ एंगल A इज थ्राइस ऑफ मेजर ऑफ एंगल C, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C। मतलब क्या, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ABCD है यहाँ पर, ABCD है यहाँ पर। वो बोल रहा है कि एंगल A इज थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल C। एंगल A इस, अगर ये x है तो ये कितना होगा, 3x होगा। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को मिलाकर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पर 180 डिग्री लिखें, ये 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 जा 45, x का वैल्यू कितना आ रहा है 45। आपको पूछा गया है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C, एंगल C x है तो एंगल C कितना आएगा 45 डिग्री। ठीक है, फिर तो जो प्रॉपर्टी हम सीखें उससे हमारे क्वेश्चन सब बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, एक और एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों ये है कि AP इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल में ये है, ये O सेंटर है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। AP इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट A। ठीक है, OP इज इक्वल टू 10 एंड OPA इज इक्वल टू 30 डिग्री। OP इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ठीक है, सपोज करो ये बना लेते हैं हम, यहाँ पर ये OP है और इससे टेंजेंट जो बनाना है, इसको टेंजेंट कौन सा बना लोगे, इस साइड पर, नहीं इधर तो नहीं बन सकता टेंजेंट तुम्हारा। इस टेंजेंट को OPA वाला है यहाँ पर, AP एक मिनट पहले डायग्राम इसका कंस्ट्रक्ट करने दो। ये 10 है, OPA एंगल, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, बट OPA एंगल 30 है, रेडियस ऑफ सर्कल ये तो 90 हो जाएगा ना। तो डायग्राम ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना, ये डायग्राम कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ और डायग्राम होना चाहिए इसका। सर्कल का रेडियस पूछा है आपको, तो AP इसका टेंजेंट है, तो टेंजेंट को मैं और किस तरीके से बना सकता हूँ, मैं टेंजेंट को इस तरीके से भी बना सकता हूँ, बट मुझे OP चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बनेगा, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा इसके लिए। AP इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट A। OP is 10, OPA is 30, the radius of circle। अगर हम
इसका फिगर जो है ये हम सवाल सही है नहीं, इसका फिगर ऐसे भी नहीं बनेगा। OPS 10 OPS 30 रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी टेंजेंट है तुम्हारा ना। तो इसको ऐसे बना लो, ये इसको ऐसे कर लो, ये O कर दो, इसे P कर दो और OP पूरा 10 है, OP ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 10 है। मैं लोगों को क्वेश्चन करा चुका हूँ, मेरे स्टूडेंट को क्वेश्चन करा चुका हूँ। और यहाँ 30 है और आपको पूछा गया है रेडियस, पूछा है कि रेडियस कितना होगा। तो टेंजेंट और रेडियस, तो यहाँ पर ये टेंजेंट और रेडियस है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 90 ए ले लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 60 ए आ जाएगा, इसको ले, हाँ 30 60 90 होता है। तो इसका आंसर जो है, रेडियस का आंसर साइड अपोजिट टू 30 है, तो ये 5 आना चाहिए आंसर। चेक कर लेता हूँ मैं, 7th वाले का आंसर 5 है बराबर। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, मतलब हमने क्या किया, ट्राई करो, डायग्राम नहीं बनना है तो ट्राई करो, और क्या कर सकते हो ना। तो उसने कहा कि OP 10 है, अब अलग अलग बना कर देगा तो नहीं बना, तो इस डायग्राम से आपका काम बन गया। OP पूरा 10 हो गया, ठीक है। आपने ये पूरा टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट और ये रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये क्या हो जाएगा 90, तो ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये ऑब्वियसली बचाओ कितना होगा 60 डिग्री। अब आपको ये 10 दिया था, तो ये हाइपोटेनियस था, तो साइड अपोजिट 30 क्या होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होता है। तो ये 10 था, तो ये क्या हो गया 5, और यही तो सर्कल का रेडियस है, तो R कितना आ गया 5 आ गया। कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस डायग्राम बना के एनालाइज करना है कि कहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ सवाल थे 1 मार्क्स के लिए, और कुछ 1 मार्क्स के सवाल है जो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये हो गया। और ये MCQ वगैरह के सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसको कर लेना, और भी उसमें कुछ सवाल होंगे। तो ये एक हो गया। अच्छा, अब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पहला वाला तो सेमी सर्कल का एंगल पूछा है, तो 90 आएगा, तो वो हम कर नहीं रहे। दूसरा वाला पूछ लेता हूँ मैं आप लोगों को। दूसरे वाले में मैं डायग्राम डायरेक्ट बनाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ने की हमें यहाँ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे पास ये सर्कल है, और यहाँ पर जो ये मुझे दिया हुआ है, यहाँ ये P है, यहाँ Q है, और यहाँ R है, और यहाँ पर X है। और आपको PXR ये जो है वो पूरा का पूरा कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, ये पूरा 80 है। मेजर ऑफ R PXR जो है वो 80 डिग्री है, और आपको पूछा है मेजर ऑफ एंगल PQR निकालो, कितना होगा 40 डिग्री होगा। रीज़न क्या आएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। हो गया, समझ आया। अच्छा, ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। तीसरा सवाल जो है, ये भी एक क्लासिक क्वेश्चन है, कि मैंने आपको बताया नहीं इसका कॉन्सेप्ट, पर यहीं पर सीख लो इसको। क्या है, एक हमारे पास फिगर है यहाँ पर ऐसा, जिसके अंदर आपके पास 2 ट्राइंगल की जैसी चीज़ें हैं, ये ऐसा और एक ऐसा। ये आपके पास 65 डिग्री है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर ये P है, यहाँ पर ये X है, यहाँ पर ये S है, और यहाँ पर R है। आपको बोला गया कि PQR एंड PSR आर इंस्क्राइब्ड इन दी सेम आर्क PQR। 2 एंगल है PQR और PSR के बारे में बात करेगी। PQR यानी कि ये वाला एंगल जो दिया हुआ है, PSR दूसरा एंगल दिया हुआ है, बराबर है, ये दूसरा एंगल है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क PQR। PQR अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक है, बराबर है। P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, और R कहाँ पर है, यहाँ पर है, बराबर। अब ध्यान से देखो क्या हुआ, अब ध्यान से देखो यहाँ पर, ये दोनों इसके अंदर
देखो एक ही आर्क के अंदर दोनों सेगमेंट बन रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर, बराबर है। तो एक आर्क के अंदर अगर दो एंगल्स बन रहे हैं तो दोनों एंगल्स कितने होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी एक थ्योरम है, याद रखना। यानी कि सेम आर्क में बनने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तो अगर दिया हुआ है कि सेम आर्क में बन रहे हैं, या आप बाय फिगर देख सकते हो कि सेम आर्क में बन रहे हैं तो दोनों इक्वल होंगे, यानी ये 65 है तो ये भी कितना होगा, 65 डिग्री। ठीक है, फिर तो ये हो गया, तो ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका, तो ये कुछ 1 मार्क वाले क्वेश्चन थे। अब जैसे कि मैंने कहा था, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर है 2 मार्क्स वाला, मैं सिर्फ रीड कर देता हूँ क्योंकि आपको मालूम तो होगा कि 2 मार्क वाले में ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया। मैं उसको थोड़ी देर बंद कर दूँगा बस। हाँ, तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में देखो क्या है। 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें दिया है कि 2 सर्कल टच ईच अदर इंटरनली। 2 सर्कल्स को कैसे टच किया जा रहा है, इंटरनली। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 10। ठीक है, इंटरनली टच कर रहे हैं, दोनों डिस्टेंस उनके सेंटर के बीच में 10 दिया हुआ है। इफ रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 15 देन फाइंड द रेडियस ऑफ अदर सर्कल। ये कुछ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया गया है। ये पूछता है ना, क्वेश्चन ये होता है ना, अगर 2 सर्कल इंटरनली टच करें तो डिस्टेंस क्या है, ये पूछता है, बराबर है। अब यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, इंटरनली दिया हुआ है तो माइनस होगा, तो R1 में से क्या माइनस होगा, R2, और ये कितना आ जाएगा, कितना दिया, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा 10, और R1 का वैल्यू क्या है, डिस्टेंस पे। इफ द रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 15, तो 15 माइनस R2 इज इक्वल टू 10, तो इसको यहाँ भेज दो, तो R2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, फिर इतनी बात समझे। ठीक है, हाँ, इसमें एक और एक पॉसिबिलिटी भी है, वो भी ले सकते हो। देखो बताता हूँ, एक और एक पॉसिबिलिटी भी है इसमें, जो भी लिखना ज़रूरी है शायद से। वो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि R1 माइनस R2 10 है, या ऐसे भी तो हो सकता है कि R2 माइनस R1 10 हो, है ना। या ऐसे समझ लो, आपको जो दिया था कि सर्कल का रेडियस क्या है, 15 है। कौन सा सर्कल का रेडियस 15 है, पहले वाले के दूसरे वाले, कैसे मालूम, फर्स्ट थोड़ी ना लिखा है। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 10 इफ द रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 15। अगर वन सर्कल का रेडियस क्या है, 15। देखो इसमें 2 केस क्यों लेंगे, मेरे को बताओ कि 5 माइनस 3 क्या होता है, 2 होता है। 3 माइनस 5 क्या होता है, -2। नंबर बदल जाता अगर 15 सपोज करो पहले वाले का था, तो बड़े में से छोटा माइनस करूंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। पर अगर उल्टा होता, छोटे में से बड़े माइनस कर रहा होता तो यहाँ पे माइनस आता। अरे बात समझ नहीं है, जैसे यहाँ किया, नंबर तो सेम है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये -10 भी आंसर आ सकता है, क्योंकि हम सेकंड वाला भी तो 15 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम सेकंड वाला 15 लेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब देखो, मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा। इसके 2 आंसर हो सकते हैं, तो यहाँ पर 15 माइनस R2 इसको ले लो, और ये -10 को यहाँ ले लो। हाँ, अब ये काम एक करो कि इसको यहाँ भेज दो, ये वाले को, ये +10 को यहाँ भेज दो, और ये R2 हो जाएगा। तो R2 का वैल्यू, ये भी पॉसिबिलिटी है तुम्हारा कितना हो, 25। जिनको ये नहीं समझा, मैं एक बार फिर से बता दूँ आपको। आप 2 नंबर्स को माइनस कर रहे हो, ठीक है ना। अगर ये बड़ा नंबर हुआ और ये छोटा नंबर हुआ तो आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव, बराबर। पर अगर उल्टा हुआ, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हो, तो आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, बराबर है। हाँ, ये हमें मालूम है। तो जब आप माइनस करोगे तो आप दोनों पॉसिबिलिटी लेकर माइनस करो, ठीक है ना। आपने अगर एक को कंसिडर कर लिया, आप चाहे तो R2 पे कंसिडर कर लो, ठीक है ना। आप किसी एक को लेकर कंसिडर करो, पर दोनों पॉसिबिलिटी लिखो ज़रूर वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो इसके नीचे वाला क्वेश्चन है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे तो एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल है ऐसा क्वेश्चन आना, आता नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसा वाला क्वेश्चन। यहाँ पर 2 टेंजेंट दिए हुए हैं और ये रेडियस है। यहाँ से ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है। ये ABCO है। ये 2 एंगल आपके पास 90-90 हो जाएंगे। और तीसरा एंगल आपको दिया हुआ है, कौन सा एंगल दिया हुआ है, ACB। ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 52 डिग्री। आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी किए थे ना,
360 में से क्या माइनस कर देंगे, 90 90 90 और 52, ये आप माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर हो गया। तो ये एक सवाल आपके लिए ऐसे कुछ हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक सवाल है, वो देखते हैं। देखो, आपके पास एक डायग्राम है यहाँ पर। अब ये देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है, ये आपको मालूम पड़ गया होगा। यहाँ ए है, यहाँ बी है, पर सवाल पूरा सुनना। ए बी सी है और आपको यहाँ पर पी दिया हुआ है और आपको किसका ये दिया हुआ है, ए पी सी दिया हुआ है। इतना जो है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको पूछा है कि पहले मेजर ऑफ एंगल ए बी सी निकालो कि ए बी सी कितना होगा। हमको जल्दी से मालूम है कि 32 होगा, ठीक है। बट इसके अलावा एक और एक चीज़ भी पूछी है यहाँ पर आपको ये भी पूछा है, ए ओ सी भी पूछा है कि आपका ए ओ सी कितना होगा, ये वाला एंगल, यानी कि सेंटर पर जो एंगल आ रहा है ये भी पूछा हुआ है कि ये कितना होगा आपका, ठीक है ना। अब हाँ, क्योंकि देखो ये इसी के तो अंदर आ रहा है बराबर, तो अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री का, समझ गए। तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री का। या तो एक चीज़ और एक भी याद रखो, रिलेशन बताता हूँ। सेंटर पर जो भी एंगल होता है, सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल उसका बनेगा उसका हाफ होगा, वही बात है, ठीक है ना। अगर एग्ज़ाम में थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए सम और ये एंगल को यहाँ दे दिया जाए, मतलब ये कुछ ऐसा बन जाए कि आपका यहाँ बनना और सेंटर पे 30 है, तब भी यहाँ क्या बनेगा, 30 डिग्री। और ये अगर ऐसा हो जाए, सेंटर वाला एंगल दिया तब भी कितना बनेगा, 30 डिग्री का। सरकमफ्रेंस पे हमेशा एंगल सेंटर का कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है टेंजेंट सीकेंट थ्योरम ही है एक्चुअली देखा जाए तो। उसके नीचे वाला क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाता है। ओके, नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 5 वाला क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ना बच्चों ये दिया है कि वही एक सर्कल है आपके पास, एक एक्सटर्नल पॉइंट है R यहाँ पर, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट, यहाँ से दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करना था हमें थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा टेंजेंट है हमारे पास, ये पॉइंट हमारा M है, ये पॉइंट हमारा N है, सेंटर में O है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, ये 90 है, ये 90 है और यहाँ से OR है। सवाल हमारे ये है, ये सब तो दिया आपको, दिया है कि OR जो है बाइसेक्ट करता है एंगल MRN को, मतलब ये जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल MRN को, मतलब 2 इक्वल हिस्सों में काट रहा होगा, तो जितना भी एंगल होगा यहाँ पर भी उतना ही होगा और यहाँ पर भी उतना ही एंगल होगा। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है MRN, प्रूव दैट OR बाइसेक्स MRN एज वेल एज MON, ठीक है ना। आपको ये प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों बाइसेक्ट करना है, मतलब ये जो लाइन है वो इस एंगल को भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है और इस एंगल को भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, ये प्रूफ करना है। सवाल समझे क्या? सर्कल है, ये लाइन बेसिकली एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए, एंगल O के लिए भी और एंगल R के लिए भी। कैसे करेंगे? अगर आपने सिमिलैरिटी किया है तो आपके लिए ऐसा ही, हाँ, किसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे? दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो क्या हो जाएगा? एंगल इक्वल हो जाएंगे, CA/CT, और जब एंगल इक्वल हो गया तो हो गया, बस काम खत्म। तो कोई मेजरमेंट कुछ नहीं है, कोई मेजरमेंट कुछ नहीं दिया हुआ है। कैसे करेंगे? 2 ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, क्या होगा बोलो? एक ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं? OMR, या कंसिडर ट्राइंगल OMR, एक ट्राइंगल ये ले लिया, एंड ट्राइंगल ONR, ठीक है। तो इसमें 90 डिग्री है, मेजर ऑफ एंगल OMR इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल ONR, रीजन ईच 90 डिग्री। इतनी बात समझे? तो एक तो 90 डिग्री हो गया, और क्या? OM is equal to ON, हाँ, नहीं OM, अच्छा चलो ठीक है, हाँ, ओके। सो OM इज इक्वल टू ON, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, सेम। और MR और NR इक्वल है, या OR ले लो इक्वल, कॉमन साइड है जो ले, पर हम MR और NR लेते हैं क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होते हैं? इक्वल। सो यहाँ आएगा टेंजेंट ड्रॉन
फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है ना, वो लिख लेना। तो अब दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो गए यहाँ पर। देयरफॉर ट्राइंगल OMR इज सिमिलर टू ट्राइंगल ONR। कौन सा टेस्ट लिया, एक एंगल दो साइड, तो हो गया साइड एंगल साइड टेस्ट, ये हो गया। तो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके एंगल्स भी क्या हो गए, बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल NOR, और दूसरा मेजर ऑफ एंगल MRN इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल MRO, और यहाँ पे NRO, दोनों के लिए क्या आ जाएगा CACT, ठीक है। और देयरफॉर OR बाइसेक्स दोनों एंगल, जो भी आगे तुम्हारा क्वेश्चन है वो समझ गए, ऐसे कुछ करना। तो जिन्हें थोड़ा सा हार्ड लगा या कुछ लगा तो आपको थोड़ी सी सिमिलैरिटी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सम सर्कल का नहीं है, सिमिलैरिटी का है, मतलब है तो सर्कल का एक ही स्टेटमेंट हमने इस्तेमाल किया। अगर ये ना भी होता तब भी हम कर लेते इसको, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। हाँ भला जी, मुझे ये बताएं, हम किसी दो लाइन को पैरेलल कहते हैं तो किस बेस पर पैरेलल कहते हैं? अगर कोई दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना होगा तो मैं क्या करूँगा ऐसा कि वो पैरेलल प्रूफ हो जाए, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल या तो इंटीरियर एंगल, है ना, या तो मैं कोई ऑल्टरनेट एंगल इक्वल बता दूं। ये 9th स्टैंडर्ड में पहला चैप्टर जो है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, उसके अंदर हम करते हैं, ये पहला चैप्टर 9th का है, ठीक है। तो अभी ऐसा ही कोई क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, ये थोड़ा सा अलग है, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, बट आसान प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक कॉर्ड है आपके पास XY, और यहाँ आपके पास कॉर्ड है ZN, यहाँ पर Z है, यहाँ N है, और ये इसको ज्वाइन किया है, बीच में यहाँ पर सेंटर है, ठीक है। यहाँ A लिखा हुआ है पॉइंट, और यहाँ पर जो है वो B पॉइंट लिखा हुआ है कहीं इसी के सामने। आपको ये दिया है कि मेजर ऑफ आर्क XAZ, यानी कि ये इक्वल है मेजर ऑफ आर्क YBN के इक्वल है। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है बच्चों यहाँ पर कि सेगमेंट XY जो है वो पैरेलल होना चाहिए सेगमेंट ZN के, ठीक है। अभी जो थोड़ी देर मैंने पहले कहा उसका इस्तेमाल करते हैं। पहले प्रॉब्लम समझाता हूँ क्या है। सर्कल है, दो कॉर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। अब दो कॉर्ड के बीच में दो आर्क के हिस्से बन रहे हैं, एक कौन सा बन रहा है XAZ, एक कौन सा बन रहा है YBN। तो XAZ और YBN के दोनों के आर्क के मेजरमेंट क्या है, सेम है। ये जितना डिग्री ये होगा वही ये भी उतना ही डिग्री होगा, इतना तो हमें पता लग गया। अब ये क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है बच्चों कि आपको ये बताना है कि XY जो है ZN के पैरेलल होना चाहिए। XY ZN के पैरेलल कैसे होगा, ऑल्टरनेट एंगल अगर हम प्रूफ कर दें तो इक्वल, यानी कि मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बताना पड़ेगा इक्वल। जिन्हें नहीं पता ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, Z शेप जहाँ बनता है वो ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको एक Z दिखाई दे रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल कहलाएगा। ऑल्टरनेट, एक को छोड़ के एक, ऐसा, ठीक है। तो कैसे बताएंगे इक्वल, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक दो स्टेप में सब कंप्लीट होगा, बस ज़रा भी डिफिकल्ट नहीं है। खत्म, सम खत्म। दोनों आर्क इक्वल है, देखो यहाँ पे ध्यान से, दोनों आर्क इक्वल है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, ये x है, ये a है, और ये क्या है z है। अब XAZ को ध्यान से देखो, यहाँ एक एंगल बन रहा है, तो ये आर्क जो भी है ना यहाँ पर, तो ये आर्क और ये वाले आर्क का मेजरमेंट क्या है, सेम है। आर्क के अंदर जो एंगल आता है वो क्या होता है, उसका हाफ होता है। अब यहाँ पर देखो, तो ये सपोज करो ये आपका था सपोज करो ये 30 था, तो ये कितना होगा 15। हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है ना। और इस साइड पर अगर हम बनाएंगे YXN को अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर एक आर्क आएगा, ये Y है, यहाँ X है, और यहाँ क्या है N है, और यहाँ क्या है B है। तो YBN, तो B 30 होगा, क्योंकि ये दोनों आर्क का मेजरमेंट क्या है, सेम। तो ये भी एंगल कितना हुआ, इक्वल। तो यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और दोनों एंगल इक्वल है तो अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। सम खत्म। तो अब तो हम लोग लिखेंगे कैसे इसको, लिखने में हम लोग लिखेंगे सिंस मेजर ऑफ आर्क XAZ इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क YBN, ये हमें दिया हुआ है ना।
और ये गिवन है हमारे पास। हाँ, एग्ज़ाम में जितना साफ़ हो सके उतना साफ़ आप लिखें, हड़बड़ाए नहीं सम को लिखने के लिए। आपको 15 मिनट ज़्यादा मिलने वाले 40 मार्क में, और आधा घंटा ज़्यादा मिलने वाला है आपको 80 मार्क में, याद रखो ये बात, ठीक है ना। तो ये अगर इक्वल है तो देयरफॉर कौन सा एंगल है यहाँ पर, मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई एन, और यहाँ कौन सा एंगल है आपके पास, क्या नाम देंगे, वाई एक्स एन, एक्स वाई नहीं जेड क्यों लिख दिया मैंने, एक्स एन है ना, एक्स एन जेड है, ठीक है। और ये एंगल का नाम क्या लेंगे, वाई एक्स एन ले लो, वाई एक्स एन, ठीक है ना। तो ये इक्वल हो गया। रीज़न क्या आएगा यहाँ पर, इंस्क्राइब्ड, ये तो इंस्क्राइब्ड एंगल से इक्वल है ना, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम था। एक एक करके इक्वल बताया, डायरेक्ट इक्वल बता दो, एक ही बात होने वाली है। 2 मार्क का है तो थोड़ा जल्दी कर सकते हो। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल थ्योरम क्या होगा, एक्स वाई किसके पैरेलल हो जाएगा, एन जेड के या जेड एन के पैरेलल होगा, हेंस प्रूफ्ड। यही बताना था हमको, ठीक है। अगेन ये सर्कल का प्रॉब्लम बहुत कम है, पुरानी नॉलेज आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। एजुकेशन की भाषा में या एजुकेशनल साइकोलॉजी की भाषा में इसके स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जब हम पीछे की नॉलेज पे आगे वाला नॉलेज बिल्डअप करते हैं। हमें अल्टरनेट एंगल के बारे में पहले पता था, हमने उसके ऊपर इंस्क्राइब्ड एंगल वाले को रखा और बिल्डअप किया और इस तरह से सम को सॉल्व किया। तो एक सम जिनको ये हार्ड लगा, याद रखो आपका थोड़ा बेसिक्स आपको करना पड़ेगा रिवाइज, तब आपको ये समझने आएगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम था आपके लिए, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा लेंगे तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक हमारा सवाल यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब जो है ये प्रॉब्लम चलो कर लेते हैं, टाइम तो है हमारे पास, काफ़ी टाइम है। आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से शायद सम्स के ओवरडोज हो गए होंगे, बट टाइम अभी बाकी है, अच्छा खासा टाइम है। 20 मिनट में हम और काफ़ी सम्स कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा ज़्यादा हो गया तो बोल देना, ठीक है। उतना फ्रीडम हम देते हैं बच्चों को। क्योंकि सर बस हो गए थे, अरे तुम बन जाओ यार, हाँ ठीक है। हाँ, एक्चुअली मार्कर से बहुत अच्छा सर्कल बनता है और मैं बना नहीं पाता हूँ, ठीक है ना। लेडीज़ टीचर लोग जो होते हैं वो काफ़ी अच्छा सर्कल बना लेते हैं यूँ, उनका और एक चीज़ है, चौक से तो हमें लिखना ही नहीं आता है। मुझे तो चौक से लिखने ही नहीं आता, तो मैंने आज तक कभी मतलब चौक से बहुत कम लिखा है। जब से टीचिंग कराई है शुरू, तब से मैंने मार्कर से ही लिखा है, तो मुझे चौक से तो रेयरली लिखने आता है, ठीक है। अच्छा, सवाल देखो क्या है, ये सब दिया हुआ है आपको, मेजर ऑफ एंगल डी ए भी दिया है, आपको बोला है कि ए डी सी फाइंड आउट करो। ए डी सी यानी कि ये वाला एंगल आपको निकालना है। 1 मिनट का समय देता हूँ, सोचो पहले। तो इसको करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले तो हम बता देंगे कि मेजर ऑफ एंगल बी ए सी या बी, किसका नाम क्या दिया था, 35 का डी ए बी नाम दिया था। सो डी ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल बी सी डी और इज इक्वल टू 35 डिग्री। और रीज़न क्या आएगा, एंगल्स इन सेम आर्क, एंगल्स इन सेम आर्क, ठीक है। ये हो गया, तो ये तो पहली चीज़ हो गई, तो ये आपका 35 डिग्री आ गया, ठीक है। फिर मेजर ऑफ एंगल ये निकालना था, सी पी डी निकालना था। मेजर ऑफ एंगल सी पी डी जो होगा वो निकाला जाएगा ऐसे, मेजर ऑफ एंगल सी पी डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मेजर ऑफ एंगल सी ओ या जो भी नाम ले लो, ए ओ क्या लेंगे इसका, ए ओ सी नाम ले लो। इसको मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या आएगा, लीनियर पेयर एक्सियम या लीनियर पेयर लिख लो, आगे लिख लेना। देयरफॉर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर, मेजर ऑफ एंगल सी पी डी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 हो गया, तो ये 90 हो गया, 35 हो गया। अब ये एंगल निकल जाएगा। अब ये एंगल निकालने के लिए तरीका क्या है, ऐसे लिखेंगे, कंसिडर ट्राइंगल सी पी डी, ठीक है। अगर हमने सी पी डी ट्राइंगल ले लिया तो मेजर ऑफ एंगल का जो हमने वो नाम दिया था वही ले लो, ताकि कन्फ्यूजन ना हो एग्जामिनर को। मेजर ऑफ एंगल बी सी डी, ठीक है। और दूसरा एंगल कौन सा है, मेजर ऑफ एंगल सी पी डी। चाहिए तो आप नाम बदल सकते हो, वहाँ पर बदल लोगे तो कोई हर्ज नहीं है। अगर ये चाहिए तो ये ले लो, पी सी डी लिख लो, अगर लिखना है तो पी सी डी। और ये एंगल है सी पी डी प्लस मेजर ऑफ एंगल जो निकालना है उसका किस तरह से नाम लिखा है, ए डी सी नाम लिखा है उसका, तो आप अलग अलग लिख सकते हो,
चाहो तो पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो शरीफों की तरह लिखते हैं, CDP लिखते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि कुछ बच्चों को ना आपत्ति हो जाती है इससे कि ये क्या कर लिए 90 + 35 है प्लस CDP है ना, तो 180 डिग्री, 90 और 35 कितना हो जाएगा 125 प्लस मेजर ऑफ एंगल CDP इज इक्वल टू, तो 180 में से 125 गया तो कितना बचेगा 55। तो CDP मेरा कितना आ जाएगा 55, और ऐसे लिख देंगे देयरफॉर CDP की जगह हम लिखेंगे CDA इज इक्वल टू 55 डिग्री, और अगर चाहिए तो यहाँ पे लिख दो DPA, एक ही लाइन में आ रहा है तो आप वैसे भी लिख सकते हो, और फिर आपका ये पूरा आपका आंसर ऐसे बैठेगा। ठीक है ना, 3 मार्क्स वाले लगभग ये क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स वाले आप अटेम्प्ट करें। अभी सर्कल के आप 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको ये समझने आ जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आया तो उसको तो कतई मत छोड़ना। ठीक है, और अभी 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ पर, और ठीक है देखते हैं 2-3 और क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा हो गए? ठीक है, लिखने इसलिए नहीं देता हूँ कि आप घर जाके लिखे, वरना हम प्रॉब्लम्स बहुत कम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए घर जाकर अगर सेम चीज़ ना भी लिखें और प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे तो शायद बेहतर होगा। और अगर आपको लगता है कि आपको एक बार प्रैक्टिस करनी चाहिए लेक्चर को देख के, तो आप प्रैक्टिस करें, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जिससे आपको ठीक लगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक टिपिकल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं सॉल्व करेंगे, पर ये आपको ये तो हम कर चुके हैं अभी, MCQ में अभी किए थे, तो इसको नहीं करते हैं हम, जो है ये क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ी सी वो लगेगी भाई समझ नहीं आएगा। सेकेंड क्वेश्चन बता रहा हूँ, फर्स्ट वाला टिपिकल वही है, 10 दिया है हाइपोटेनियस और रेडियस 5 दिया है, एंगल्स पूछे क्या होंगे, वही 30, 60, 90 वाला क्वेश्चन है, तो मैं नहीं करा रहा हूँ वो क्वेश्चन। ये यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ एक सर्कल है आपके पास, यहाँ पर AP है, यहाँ पर आपके पास PQ है, यहाँ पर आपके पास BQ है, और यहाँ पर आपके पास है ये, यहाँ पर आपके पास R है। आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है, कुछ ऐसा खास गिवन नहीं है। सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना है कि भाई AP जो है वो पैरेलल रहना चाहिए BQ के। दूसरा आपको ये प्रूफ करना है कि APR जो है ट्राइंगल वो सिमिलर रहना चाहिए RQB के। और तीसरा आपको लेकर आना है फाइंड RQB, आपको निकालना है कि RQB कितना होगा अगर एंगल PAR जो है वो 35 डिग्री है। 2 मिनट का समय दूंगा, पहले सोचो क्या कर सकते हैं, फिर को देख लो क्या होगा ना। AP पैरेलल टू BQ बताना है, यानी कि AP पैरेलल टू BQ बता दो, किसी तरह मैं ऑल्टरनेट एंगल इक्वल बता दूं, ये वाला एंगल और ऐसे जाएंगे ना, ये वाला एंगल किसी तरह से इक्वल बता दूं। ठीक है, मुझे ये मालूम है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये तो इक्वल हो गया। बट थोड़ी देर के लिए इस ट्राइंगल को भूल जाओ, ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल है। क्यों? अगर मैं APR ट्राइंगल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, APR, हाँ अगर इतना ट्राइंगल है मेरे पास APR, तो क्या क्या बराबर है, PR और AP क्या है बराबर है, क्योंकि एक ही सर्कल के रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो अगर 2 साइड्स बराबर होंगी तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। PR के सामने वाला एंगल कौन सा है A, AP के सामने वाला एंगल कौन सा है R, पर R को आगे बढ़ाओ, R तो भाई इसके भी इक्वल है, तो ये एंगल किसके इक्वल हुआ, इसके इक्वल हुआ, अरे हुआ है नहीं। तो बेसिकली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है, पर ये वाला एंगल इक्वल है, पर ये वाला एंगल तो इससे इक्वल है, तो इनडायरेक्टली ये वाला एंगल इससे इक्वल होगा और ये इसके क्या होगा, पैरेलल। जिसको नहीं समझा और खाली ये वाला सुनाई दिया उसको थोड़ा बाद में ही बता दूंगा मैं, ठीक है ना, थोड़ा सा, ठीक है, होता है। ये हो गया। अब APR और RQB को इक्वल बताना, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। ये वाला एंगल इसके बराबर था, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो एंगल टेस्ट से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। 2 ही एंगल बताने होते ना किसी भी, वो आसानी से हो गया। तीसरा वाला क्या है, RQB निकालना है। अगर PR कितना है 35 है, तो PR 35 है और RQB पता लगाना है, तो 110। कैसे निकालेंगे इसको,
ये 35 है और ये भी क्या है 35 है, तो ये वाला निकाल लेंगे। ये कितना होगा 110 होगा, क्योंकि ये 70 होगा ना, हाँ। तो 180 में से 70 माइनस कर दो, ये कितना होगा 110। और ये वाला एंगल P किसके बराबर है, Q के बराबर है। हाँ, क्योंकि ये वाला एंगल तो इनके बराबर, तो ये भी कितना होगा 110। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पूरा होगा। समझ गए।